हम सब बड़े आसानी से कह देते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अरे भाई, सरकार जो कर रही है उसकी तो सराहना करो। हम और आप एक दूसरे से ये बात करें कि हमने देश के लिए क्या किया, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। द लास्ट जर्नी, डिग्निटी आपने वर्ड यूज किया। एवरीबडी डिजर्व्स अ डिग्निफाइड डेथ, ये हमारी थॉट है। बच्चन साहब से मुझे वो एपिसोड पे वो मोमेंटो मिला, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई नेवर थॉट ऑफ, मतलब यू आर ब्लैंक कि आपको एक टाइटल दिया गया सोर्स ऑफ गुड हीरोज। देखो, आप जो कर रहे हो निस्वार्थ कर रहे हो, और आपको अगर कोई ऐसा सराहाया जाए तो आप कहीं न कहीं लगता है यार समाज को आपकी ज़रूरत है। लता दीदी की कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाई थी या मेरे गुरुजी के साथ में बनाई थी, तो वो नहीं पहुंचा पाए हम, क्योंकि जब तक हम संभले दीदी का स्वर्गवास हो गया था जी। संस्कृतमध्ये एक सुभाषित आहे. ते सुभाषित असं आहे की शतेषु जायते शूराः सहस्रेषु च पंडिताः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा. तुम्हाला अर्थ कळलाच असेल की 100 लोकांमध्ये एखादी व्यक्ती असते जी शूरवीर असते, हजारामध्ये एखादी व्यक्ती असते जी पंडित असते, आणि वक्ता जो आहे तो 10,000 एखादा असतो, आणि दातृत्व म्हणजे अतिशय दुर्मिळ असा गुण आहे जो अत्यंत कमी लोकांमध्ये असतो. हे संस्कृतचं सुभाषित सांगण्याची गरज मला आत्ता का भासली किंवा मी हे का सांगते आत्ता, तर माझ्यासोबत नवराष्ट्राच्या या विशेष पॉडकास्टमध्ये जे आजचे पाहुणे आहेत ते ओळखले जातात त्यांच्या सामाजिक कार्याच्या शतकासाठी. तुम्ही सचिन तेंडुलकरला ओळखत असाल तर त्यांनी शतकांचं शतक मारलेलं आहे, यांनी सामाजिक कार्यांचं शतक मारलेलं आहे. डॉक्टर अनिल काशी मोरारकारजी, आज आमंत्रित किया मेरे को. मला तुम्हाला हे विचार, आमचा हा जो पॉडकास्ट आहे तो आज थोडा मराठी हिंदी असा मिश्रित असणार आहे, कारण अनिलजींना मी विनंती केली होती आपण मराठीत बोलावं. ते मराठी उत्तम जाणतात सुद्धा, पण ते हिंदीमध्ये बोलणं त्यांना पसंत आहे जास्त, त्यामुळे मी मराठीतून प्रश्न विचारणार आहे आणि ते हिंदीतनं उत्तर देणार आहेत. धन्यवाद आपको. तर मला आपल्याला असं विचारायचं आहे की जेव्हा तुमचं कुटुंब राजस्थानमधून इथे आलं तेव्हाची तुमची काही आठवण आहे का, का आधीच तुमच्या जन्माच्या आधीपासून ते राजस्थानातून महाराष्ट्रात आलेले होते? हाँ, मतलब मेरा जन्म तो महाराष्ट्र में ही हुआ है, लेकिन बाबूजी बिल्कुल राजस्थान में पैदा हुए. उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं पूरी की और फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए बाबूजी मुंबई पहुँचे. लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरा जुड़ाव लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं आज भी हर 3 या 4 महीने में मेरी उस मातृभूमि पे ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि आज हमारा जो अपना वजूद है वो जब तक हम हमारे उस मातृभूमि को याद नहीं करेंगे उसके बिना अधूरा है. वो खिंचाव, वो लगाव आज भी है. अक्सर वहाँ जाता हूँ. एक यही कोशिश रहती है कि कर्म भूमि तो मेरी मुंबई रही, लेकिन जो मातृभूमि है उसके साथ जुड़ा रहना, और कुछ ना कुछ विशेष अगर हम वहाँ कुछ कर सकते हैं वो करते चलना चाहिए. 14 वर्षाचं वय आणि तुम्ही वडिलांच्या बिझनेसमध्ये छोटी छोटी पावलं टाकायला सुरुवात केली. काय कारण होतं की शिक्षण एकीकडे चालू आहे, खरं म्हणजे ना मुलांना या वयामध्ये असं हवं असतं की जेवढ्या म्हणजे घरचा जर चांगला बिझनेस असेल तर जेवढं उशिरात उशिरा आपण बिझनेस जॉईन करू तेवढं बरं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं.
जिंदगी एक चैलेंज है। मैं नहीं कहता कि मेरी जिंदगी कुछ अलग थी। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते ही हैं। उस समय वक्त का तकाजा था कि बाबूजी को लगा कि अनिल को भी बिजनेस में आना जरूरी है। बाबूजी का आदेश सिर माथे था, उनका हुक्म हुआ और मुझे बिजनेस में बिल्कुल जाना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भाई बच्चों का एक सोच रहती है कि भाई जितना लेट घुसो उतना अच्छा है। हाँ। थोड़ी मस्ती कर लो, थोड़ी मजा कर लो। जी। ऑफ कोर्स मैं भी उस दौर में था कि कुछ ना कुछ करूं ऐसा, लेकिन कुछ माहौल ऐसा था, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे बिजनेस में आना पड़ा। उन दिनों जरूर कभी कभी लगता था कि मैं शायद अपना बचपन कहीं खो चुका हूँ, लेकिन जब आज अपने आप से बात करता हूँ तो मुझे लगता है बाबूजी ने जो निर्णय तब लिया मेरे लिए वो अच्छा लिया, और शायद मैं कुछ बन पाया या एक अच्छा आदमी बन पाया। ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक सरल जिंदगी जी रहा हूँ। धन्यवाद कहूँगा माँ बाप को मेरे कि उन्होंने मुझे जो भी आज बनाया, मुझे जहाँ खड़ा किया, मैं उनका कर्जदार हूँ। मिराकम इंडस्ट्रीज तुमचा म्हणजे त्या क्षेत्राशी संबंध कसा? कारण वडिलांचा पण केमिस्ट्रीशी संबंध होता, तुम्ही त्या इंडस्ट्रीशी जोडले गेलात, तेव्हा तुम्ही स्वतः त्यामध्ये काय अजून भर घातली? कारण असं होतं की त्यांनी जो व्यवसाय उभा केला त्याला तुम्ही बरेच नवीन नवीन आयाम दिलेले आहेत. आपने ठीक कहा, मीराकेम इंडस्ट्रीज इस कंपनी को आज 50 साल पूरे 50 साल हो रहे जी. बहुत कुछ इस 50 सालों में सीखा मैंने, काफी उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन पापा ने बिजनेस को जो खड़ा किया था इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू अ लोकल बिजनेस। हमने कोशिश की कि भाई इसको अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। आज डैड ने जिस तरीके से मेहनत की, हिंदुस्तान में एक कंपनी का अपना अपना अच्छा वर्चस्व उन्होंने बनाया कि आज जितने डोमेस्टिक फैब्रिक प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि मीराकेम इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो वो केमिकल्स बनाती है जो कपड़े पे लगते हैं, तो जितनी हिंदुस्तान में कंपनियां हैं उनमें पापा ने अच्छा अच्छा अपना वजूद बनाया, अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन जब मैं जैसे कह रहा था आपको कि भाई थॉट आया कि व्हाई नॉट गो ग्लोबल, उस चीज को दिमाग में रखते हुए वी स्टार्टेड टॉकिंग टू दी एशियन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, लाइक बांग्लादेश, लाइक अफ्रीका। इन जगहों में हमने एक्सपोर्ट्स शुरू किए। फिर कहूँगा माँ बाप के आशीर्वाद से काफ़ी सफल हुए हम जी. आज मीराकेम इंडस्ट्रीज एक पसंदीदा नाम बना इंडस्ट्री में, जहाँ वी आर टेक्सटाइल सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। देखिए बिजनेस हम सब करते हैं जी. तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब आप टेक्सटाइल सोल्यूशन कंपनी बनो तो लोगों का आपकी तरफ खिंचाव अपने आप बनता है। हम उस परचम पे चले कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को कुछ ना कुछ बेटर सोल्यूशन दें, उनकी तकलीफों को समझें और उस तरीके से उसको आगे लेके बढ़ें। आपको एक बड़े फख्र से कहता हूँ, एक एक अंदर से जज्बा कि भाई मुझे मेरी मातृभूमि को संभालना है, प्लैनेट अर्थ को देखना है। हम जितनी भी आज केमिकल बनाते हैं दे आर टोटली ऑन ग्रीन केमिस्ट्री। मेरी इस धरती माँ को बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो, बिकॉज आने वाली जो जनरेशन है जी. उनको एक अच्छा सवेरा मिले। वी डोंट वांट टू पोल्यूट आवर मदरलैंड। इसके लिए वॉट एवर वी डू इज ऑन ओनली स्ट्रिक्टली ग्रीन केमिस्ट्री। नंतर आपण काय झालं की एकीकडे उद्योग वाढत असतो, व्यवसाय वाढत असतो, त्यातून पैसा येत असतो आणि लोकांना असं वाटतं की हे झाल्यानंतर मी अजून दुसरं काहीतरी घेईन, त्याच्या पुढे जाऊन काहीतरी घेईन. पण तुमच्यामध्ये वेगळंच काहीतरी दिसलं मला. ते म्हणजे तुम्ही आलेल्या पैशातला एक मोठा भाग हा समाजासाठी देण्याला सुरुवात केली. पहिल्यांदा तुम्हाला आठवतं की पहिलं तुम्ही असं कुठलं काम केलं की जे फक्त स्वतःसाठी नव्हतं, कुटुंबासाठी नव्हतं, तर समाजाला काहीतरी देण्यासाठी होतं? बिल्कुल मला आठवण आहे आता. वेगळे तुम्ही सांगितले, आई टेल यू हाउ क्या होता है इसमें.
हमारे सिस्टम में, इट्स इन द जीन्स। हम्म, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय लेट चिरंजीलाल जी मुरारका, जी। वो खुद एक क्रांतिकारी रहे। हम्म, उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया था। वो जज्बा, वो जुनून पापा में भी आगे, पापा लेके आगे बढ़े। जब मैं, मेरे माँ बाप के पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा होता है तभी कुछ सोच के पैदा नहीं होता है, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हमेशा माँ कहती थी कि बेटा, जब जब तू धीरे धीरे बड़ा होता रहा, तेरे में तेरे दादाजी की परछाई मुझे दिखती रही, कि जो दादाजी में जो एक जुनून था, देश के प्रति एक लगाव, एक अपनापन, वो तेरे में दिखता रहा मेरे को। तो आपने कहा कि सबसे पहला ऐसा क्या काम मैंने किया जो मेरे हित का नहीं था। जी। लाइक एवरी चाइल्ड, मैं भी स्कूल में गया, मैं कॉलेज में पढ़ा। हम्म, जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने देखा कि भाई यूथ को शोकेस करने के लिए, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम्म, पैसों की कमी है। और सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हर कॉलेज में, हर स्कूल में पहुंचना संभव नहीं है। और खासकर जो कॉलेज प्रोग्राम्स होते हैं या इंटर कॉलेज प्रोग्राम्स या फेस्टिवल्स होते थे, उसके लिए पैसे कॉलेज के पास बिल्कुल नहीं होते थे। कॉलेज की अथॉरिटीज हमेशा ये कहते थे कि भाई आप पैसे खुद जमा करो और कुछ करो। वहाँ पे उन दिनों में बाबूजी के पास जाके कुछ ना कुछ कॉलेज के लिए पैसे इकट्ठे करके कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स की हमने शुरुआत की। लेकिन कहीं दिमाग में ये बैठ गया हम्म, कि अगर मैं कभी जिंदगी में सक्षम हो पाया तो यूथ को प्रमोट मैं जरूर करूंगा। और वो एक निस्वार्थ भावना थी जी। जो मेरे दिमाग में रही। हम्म, और जिस दिन मैं थोड़ा दो पैसे कमा पाया, सबसे पहला काम मैं अपने खुद की कॉलेज में गया। उस टाइम जो प्रिंसिपल थे उनको मैं मिला हम्म, कि सर, मैं मेरे अपने कलीग्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो कुछ स्कॉलरशिप शुरू की, कुछ कॉलेज के प्रोग्राम्स शुरू करवाए। इस तरीके से एक बेसिक बिगिनिंग शुरू की हमने, हम्म, की मेरी कॉलेज से पहले। जी। बट इट्स वर्ड ऑफ माउथ। जब ये बात हुई, आगे बढ़ा, तो कहीं ना कहीं कॉलेज को पता चलने लगा कि भाई ऐसे कोई कॉलेज में कोई आदमी है जो कुछ कॉलेज के यूथ के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ कर रहा है। लाइकवाइज फिर दूसरे कॉलेजेस ने मुझे अप्रोच किया, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से करीब करीब 45 कॉलेजेस हैं बॉम्बे में जहां हम यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। मग त्यानंतर मी बघितलं की तुमचं जे काम आहे ते फक्त युवकांसाठी असं मर्यादित राहिलं नाही. मग महिला असोत, ऍसिड अटॅकच्या विक्टीम असोत किंवा ट्रान्सजेंडर असो, तुम्ही समाजातले असे सगळे घटक निवडले की ज्यांच्यापर्यंत सरकार पोचायचा प्रयत्न केला तरी खूप करू शकत नाही, एक मर्यादा असते. तिथे अशा हातांची गरज असते. हे तुमच्याकडे येत गेले का तुम्ही त्यांना कसं शोधत गेलात? नहीं, आम्ही शोधत गेलो नक्की। हुआ ऐसे कि भाई हम बात करते हैं इक्वालिटी की। हम्म, मैं बात करूं मेरे किन्नर भाइयों बहनों की, उन्हें समाज में आज भी प्रॉपर दर्जा नहीं दिया जाता नहीं है। दिया जाता, खरं आहे. लोगों के एक वो स्टिग्मा बैठा हुआ है दिमाग में। हम्म, क्यों? हमने कहा कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं अकेला बोलूंगा मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो एक फैशन शो होता है, हमने उस फैशन शो के हम पार्ट बने, और उस फैशन शो में हमने, जो बाकी आप फैशन शोज आज जो देखते हो आप, हाँ, कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार को लेके वो शो शुरू होता है, बिल्कुल. और वो जब खत्म करते हैं उसको, उसको भी कोई बॉलीवुड स्टार से ही खत्म किया जाता है। हमने उसको कुछ अलग किया। हमने सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के साथ शो किया, हम्म, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं। मैं वो भाग्यशाली रहा कि महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी माँ ने जी. मेरी बात सुनी, हम्म, मुझे समझा, और वो मेरे साथ आगे बढ़ के उस फैशन शो में उन्होंने शो को शुरू किया। आप यकीन मानो, मैं जब ये हिंदुस्तान में कर रहा था तो मुझे कहीं एक आभास था कि हिंदुस्तान में ऐसा शो पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है. लेकिन शो कंक्लूड होने के बाद में आई वॉज अमेज्ड जब मुझे ये पता चला कि ग्लोबली ऐसा शो पहली बार हुआ था। मुझे तसल्ली मिली कि यार, इस शो को देखकर या इस शो के जरिए से, इस शो के माध्यम से कुछ तो हम तक पहुंचेगा। मैं अक्सर कहता हूं, आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इन्हें जीने का पूरा हक है। होय.
इन्हें पूरी राइट्स मिलनी चाहिए। आज हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज है कि इन्हें आउट ऑफ द वे जाके भी अगर हमको कुछ इक्वालिटी पे करना पड़े, हमें करना चाहिए। त्यानंतर मग तुम्ही ऍसिड विक्टिम्सना सुद्धा त्यांच्यासाठी काम केलं, महिलांसाठी काम, झोपडपट्टीतल्या महिलांसाठी काम. म्हणजे मी कामांची यादी जर तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही कुठलेही क्षेत्र निवडा, त्यामध्ये अनिलजींचं काम आपल्याला दिसून येतं. जसं जसं आमचं बोलणं पुढे जाणार आहे तसं ते तुमच्या समोर उलगडत जाईल. ऐसा नहीं है कि मैं सब जगह हूँ, लेकिन कोशिश कई करता जगह हो आप. कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ चीज दिमाग में आती है तो उसको आगे बढ़ के कोई ना कोई तरीके से उनके हित में कुछ काम किया जाए। आपने ट्रांसजेंडर्स की मेरे को पूछा, अभी आपने एसिड सर्वाइवर्स की बात की। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में इन बच्चियों पे ऐसे तेजाब फेंका जाता है। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दर्शकों को, विनम्रतापूर्ण दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा काम हम कोई भी ना करें। ये घिनौना काम है। हम उन बच्चियों के लिए कोशिश करके आगे आते हैं, वॉट एवर बेस्ट दैट लिटिल वॉट वी कैन डू करने की कोशिश करते हैं। एक जज्बा जो उनमें है, इतना कुछ टॉर्चर सहने के बाद में भी, कि उनको अपने आप अपने पैरों पे खड़ा होना है और उनको कुछ ना कुछ समाज के प्रति करना है। वहीं हमारी टीम, हमारी यूथ उनके साथ मिलके उनको कुछ प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ जगह हमने स्टिचिंग मशीन्स दी, एक हमने उनको एक छोटा सा हाइपर सिटी मॉल जैसा उनको खोल के दिया हमने, कि अगर 2 वक्त की रोटी वो इज्जत की अगर कमा सकें तो क्या दिक्कत है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रयास हम करते रहते हैं, एक यही जुनून के साथ में कि अगर हम उनकी जिंदगी अगर संवार सकते हैं तो क्यों नहीं संवारें। नंतर काय झालं की तुम्ही हे सगळं करत होतात, नंतर तुम्ही अवॉर्ड्स जे दिले ते सुद्धा खूप ऑफबीट अशा प्रकारचे अवॉर्ड्स. आणि म्हणजे पुरस्कार दिले जातात ते मान्यवरांना दिले जातात, पण तुम्ही तसं नाही करत. तुम्ही समाजातला ते भाग किंवा त्या लोकांना निवडता की ज्यांच्या कामाची दखल खरं तर घेतली जात नाही. ऑफ बीट आपने वर्ड यूज किया। मैं कहता हूं मैं कुछ अजूबा नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। सरकार आज बहुत कुछ कर रही है। हम सब बड़े आसानी से कह देते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अरे भाई, सरकार जो कर रही है उसकी तो सराहना करो। हम और आप एक दूसरे से ये बात करें कि हमने देश के लिए क्या किया, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। उसके बाद कम से कम आप ये ताने तो नहीं मारोगे कि सरकार क्या कर रही है। आपने जैसे अवार्ड्स का जिक्र किया, हम 3 शोज करते हैं जी. एक इट्स कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड. शूरवीर, बरोबर. शूरवीर अवार्ड इज फॉर अ कॉमन मैन. इट कैन बी मी, इट कैन बी यू, एनीबॉडी जिन्होंने कुछ गजब का काम किया है, कुछ अजूबा किया है जो समाज के हित में हुआ हो। ऐसे फनकारों को हम इकट्ठा करके उनका सम्मान करते हैं। मैं सम्मान करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन उनका सम्मान इसलिए करते हैं कि उनको वो अपलिफ्टमेंट फीलिंग हो कि उनके जो कर्तव्य वो कर रहे हैं उनको किसी ने सराहा। उनको देखकर अगर कुछ और लोग भी जागरूक होते हैं तो इससे बढ़िया चीज हमको क्या मिल सकती है। दूसरा शो है, इट्स कॉल्ड भारत प्रेरणा अवार्ड्स. दिस इज वेरी स्पेशल. हम कुछ बच्चों को अंडर प्रिविलेज बोलते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हमने उनको। हम हमारी टीम उनको नाम दे रखा हमने द लिमिटेड एडिशन ऑन द प्लैनेट. सी दे आर हैविंग समथिंग विच इज डिसऑर्गेनाइज्ड, बट उसके बावजूद उनमें एक हुनर है, कुछ टैलेंट है, कुछ कर गुजरने का। उसको हम मतलब कोशिश करते हैं कि उसको जागरूक करें ताकि वो आवाम तक पहुंचे। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि ऐसे कई फनकार हमको मिलते हैं, एंड उन फनकारों को फिर हम
इस प्लेटफॉर्म पे बुला के अंडर दिस बैनर उनको हम सराहते हैं, उनका सम्मान करते हैं. इट गिव्स अस अ ग्रेट फीलिंग. तीसरा शो इट्स कॉल्ड अवार्ड्स जिंदगी के. जी. इट्स फॉर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन सॉइल. आर्मी, नेवी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, कोस्ट गार्ड, डिफेंस, वॉट एवर यू कॉल इट, सब जगह से हम उन सितारों को ढूंढते हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाई है, और उनको सबको वापस इकट्ठा करके एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उनको सराहते हैं कि आज अगर हम जो सांसें ले रहे हैं, आराम की जो जिंदगी निकाल रहे हैं हम, इनकी वजह से है. उनको एक एक्नॉलेजमेंट कि वी आर सेफ बिकॉज ऑफ यू. दैट इज द थॉट बिहाइंड इट. और सबसे बड़ी बात मुझे जो खुशी होती है, इन तीनों शोज को जब मैं कंपाइल करता हूँ, कुछ ऐसे जाबाजों को इनमें से भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्मश्री से नवाजा है. बिल्कुल. इससे बढ़िया सुकून हमको और क्या मिल सकता है कि जिन हीरों को हमने ढूंढा उन पे नजर भारत सरकार की पड़ी, और भारत सरकार ने उनको, उनके मेहनत को नवाजा. नंतर तुम्ही म्हणजे हे कामं, अवॉर्ड शोज असतात, याशिवाय एक समर्पण, म्हणजे मृत्यूनंतर सुद्धा लोकांना समर्पण जो चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, तर त्याच्या आधारे एक खूप वेगळं काम तुम्ही केलेलं आहे. ते म्हणजे स्मशानभूमीमधलं, की जेव्हा व्यक्तीला अंतिम विदाई द्यायची आहे, शेवटचा निरोप द्यायचा आहे, तोही एका डिग्निटीने दिला जावा, ह्याच्यासाठी तुम्ही काम केलेले विशेष. आपने खुद कह दिया, द लास्ट जर्नी, डिग्निटी आपने वर्ड यूज किया. एवरीबडी डिजर्व्स अ डिग्निफाइड डेथ. ये हमारी थॉट है. सौभाग्य रहा हमारा कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, जो आपने समर्पण अभी नाम लिया, मेरे दादा दादी के नाम पर वो ट्रस्ट है, सीबी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट जी. इस ट्रस्ट के माध्यम से हम अभी तक 3 स्मशान भूमि बना पाए हैं. सोच एक ही है, अ डिग्निफाइड फेयरवेल. और सौभाग्य हमारा कि हमारे ट्रस्ट के बैनर पे कुछ हो पा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कारवा ऐसे ही चलता रहेगा, और आने वाले दिनों में जब जब कहीं कहीं हमारी ज़रूरत होगी तो हमारा ट्रस्ट डेफिनेटली आगे खड़ा रहेगा. आज मैं तीसरी पीढ़ी हूँ टुवर्ड्स समाज सेवा, क्योंकि मेरे परदादा भी, उन्होंने काफ़ी कुछ किया. दादू ने समाज के प्रति अपने आप को समर्पित किया. मैंने कहा आपको, खुद क्रांतिकारी थे. पापा ने समाज सेवा पे पूरा जोर लगा दिया. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके राह पे चलता चलूं. आज गर्व की बात मेरे लिए है कि मेरा बेटा सिद्धांत मुरारका, वो भी, उसने भी ये राह ले ली है. तो एक सुकून एक बाप को कहीं पे कि कल जिंदगी में रहूं ना रहूं, लेकिन ये जो कारवा है समाज सेवा का, वो कहीं ना कहीं चलता रहेगा. यांची जे ऑटोबायोग्राफी ज्याला म्हणता येईल, अनकॉमन ड्रीम्स ऑफ अ कॉमन मॅन, आपने पूरी आरंडी की हुई है मेरे पर. इतकं अनकॉमन आहे तुमच्यामध्ये की एकीकडे तुम्ही समाजाच्या या सगळ्या शोषितांना, वंचितांना, ज्यांच्याकडे समाजाचं दुर्लक्ष होतं, ज्यांच्याकडे सगळेच जण चांगल्या नजरेने बघत नाहीत, त्यांचा एक वेगळा जीवन संघर्ष आहे, त्यांच्यासाठी काही ना काही करता. दुसरीकडे जे स्वतः एक मोठे स्टार्स आहेत, म्हणजे लता दीदींवरचं तुम्ही एक पेंटिंगचं एक्झिबिशन केलं आणि त्याचाही पैसा जो आला तो सुद्धा तुम्ही समाजाला परत दिला. नंतर तुम्ही केबीसी मध्ये अमिताभ बच्चन साहेब, जे की एकदम देशवासियांसाठी एक मोठे आयकॉन आहेत, त्यांचं एक पेंटिंगचं, म्हणजे हे कलाकार कुठून आला तुमच्यामध्ये? म्हणजे तुमच्यामध्ये आहे काय काय हे मला कळत नाही. मैं मेरे में कोई खास बात नहीं है. मैं भी एक साधारण आदमी हूँ. लेकिन क्या हुआ, कोविड का जो दौर गया, बड़ा खराब दौर गया. हमारे पास किसी के पास भी कुछ भी नहीं था करने के लिए.
तो बोलते हैं ना, हर इंसान में, हर बच्चे में एक चाह होती है। मैंने अपने आप से बात की कि मुझे इस कोविड के दौरान क्या करना चाहिए। मैं चलो, दो चीज थी दिमाग में, एक तो गिटार सीखना और एक पेंटिंग करना। तो गिटार तो मैं नहीं सीख पाया, अच्छा, लेकिन आगे शायद सीख लो। आप पता नहीं अब जिंदगी में क्या लिखा आगे, लेकिन पेंटिंग करना मैंने जरूर सीखा। दो गुरु उन्होंने मुझे सिखाया, ट्यूटिंग दी। उन दिनों सिर्फ ऑनलाइन पे चलता था, फिर भी मैं कोशिश करके कुछ सीख पाया और आज काफी कुछ कैनवास पेंटिंग्स बना ली है बड़े बड़े फनकारों पे। और कोशिश करता हूँ कि वो पेंटिंग उन तक पहुँचे। और मैं रियली एहसानमंद हूँ ऊपर वाले का कि जहाँ जहाँ मैंने जो जो आर्ट क्रिएट किया, मैं जब जब जहाँ तक पहुँचा पाया, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सराहना ही मिली है। आई रियली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। तो एक लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग एक्सरसाइज। वो एक थॉट है दिमाग में, आप जिंदगी के आखिरी वक्त तक भी कुछ ना कुछ सीखते ही हो। और जिस दिन आदमी को ये लगे उसने सब कुछ सीख लिया है, वहाँ वो ठहराव आ जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीखता चलो, वो ठहराव नहीं लाना है मेरे को कहीं पे। जेव्हा तुम्ही केबीसीच्या सेटवर गेलात, काय फिलिंग होतं? कारण तुम्हाला लता दीदींना समक्ष भेटून पेंटिंग जायची होती, ते स्वप्न पूर्ण नाही झालं, नहीं हो पाया। परंतु त्याचा पैसा तुम्ही समाजासाठी लावलात. केबीसीच्या सेटवर जेव्हा तुम्ही गेलात आणि ते 37, मी माझा आकडा जर बरोबर असेल तर अमिताभ बच्चन यांचे पेंटिंग, पण अमिताभ बच्चन यांना भेटून हे करणं, काय तुमच्या मनामध्ये तेव्हा भावना काय होती? देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक मैंने आदरणीय पूजनीय बच्चन साहब की जो पेंटिंग्स बनाई थी, मुझे वहां तक पहुंचने में 5 साल लग गए। अच्छा, वहां कोई जल्दी पहुंच ही नहीं सकता है। मैंने कोशिश की, लेकिन 5 साल मुझे पक्का लगे। लेकिन जब मैं वहां दी तो जो उन्होंने जो सराहाया मुझे, वो एक मन को सुकून मिला कि अल्टीमेट में पहुंच के मैं प्रॉपर जगह पहुंच पाया। जैसे आपने कहा, लता दीदी की कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाई थी या मेरे गुरुजी के साथ में बनाई थी, तो वो नहीं पहुंचा पाए हम, क्योंकि जब तक हम संभले दीदी का स्वर्गवास हो गया था। जी, तो अब उस टाइम पे यही कहा कि भाई उन पेंटिंग्स का मैं क्या करूं। तो मैंने कुछ नीडी लोगों को काम आ जाए वो पैसे, मैंने सीपीए को मैंने वो पेंटिंग्स डोनेट की और उन्होंने उस पेंटिंग्स के साथ जो भी फंड्स इकट्ठे कर पाए वो करके एक अच्छे कॉज के लिए उन्होंने पैसे यूज किए। मुझे ज्यादा खुशी तब हुई बच्चन साहब से। पहली खुशी तो देखो, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। जब 5 साल बाद के कुछ ठहरने के बाद आप जब किसी से मिलते हो, एक लेजेंड से मिलते हो, आइकॉन, तो वो दैट वाज मतलब एक डिफरेंट फीलिंग। आई हैड द गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े थे। बट इट वाज सॉर्टेड फाइनली कि भाई मैं मिल लिया। लेकिन कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद जब उसी सेट पे आपको बुलाया जाए, बिकॉज ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने एक मुहिम उठाया है, जो कुछ सोशल काम जो लोग करते हैं समाज के हित के लिए, समाज के प्रति, उनको वो एक प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं थ्रू द केबीसी करेक्ट एपिसोड्स। उसमें जब बच्चन साहब से मुझे वो एपिसोड पे वो मोमेंटो मिला, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई नेवर थॉट ऑफ, मतलब यू आर ब्लैंक कि आपको एक टाइटल दिया गया, सोर्स ऑफ गुड हीरोज। देखो, आप जो कर रहे हो निस्वार्थ कर रहे हो, और आपको अगर कोई ऐसा सराहाया जाए तो आप कहीं न कहीं लगता है यार समाज को आपकी जरूरत है। यू शुड कीप डूइंग समथिंग फॉर मैनकाइंड, फॉर अ बेटर टुमारो। इट्स अ गुड फीलिंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। मैं नहीं बोलता मैं उन मोमेंटों के लिए जी रहा हूँ, लेकिन इस मंच पर, और वो भी आदित्य बिरला ग्रुप की वजह से, कोई ऐसा आपको नवाजा जाए, इट वॉज अ व्हेरी गुड फीलिंग, ग्रेट फीलिंग। नंतर तुम्ही आपण जिथून सुरुवात केली की तुम्ही म्हणालात, मी तुम्हाला विचारला होता प्रश्न की तुमचं कुटुंब इकडे आलं आणि पण तुम्ही 3-4 महिन्यांनी का होईना आपल्या मातृभूमीकडे जाता परत. गावासाठी तुमच्या जिल्ह्यातल्या ठिकाणी तुम्ही काही कामं केलेली आहेत.
मैंने बिल्कुल आपको कहा कि भाई अपनी मातृभूमि को आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हमारा सौभाग्य रहा कि राजस्थान का जो फर्स्ट एयर कंडीशन बस स्टैंड बना, बस स्टैंड बना, हाँ। वो दादाजी जहाँ जिंदगी बसर की उन्होंने, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सीकर एक के आगे एक छोटा सा गांव है लक्ष्मणगढ़, उस गांव में हमने ये बस स्टैंड बनाया। बस स्टैंड बनने के बाद में वहाँ पे कुछ डिमांड्स और आई लोकल लोकल हमारे लोगों की, तो वहाँ जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ की जो मेरी बहनें हैं, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उनके लिए भी क्वार्टर्स बनाए गए उस पुलिस स्टेशन के प्रांगण में। वहाँ पे उनके लिए एक छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया, ऑडिटोरियम बनाया गया। फिर उसी प्रांगण में एक हनुमान जी का मंदिर बना। फिर लॉयर्स की कुछ डिमांड आई तो उनके लिए बार चैम्बर बनाए गए, कुछ बाथरूम्स बनाए गए वहाँ पे। और अभी हाल ही में मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, यूथ के प्रति मेरा लगाव हमेशा रहा। मेरे दादाजी वहाँ की एक स्कूल है आदर्श विद्या मंदिर, वहाँ के दादू फाउंडर भी रहे। जब उस स्कूल ने मुझे अप्रोच किया कि उनको वहाँ एक बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बनाना है, मेरे से रहा नहीं गया। और मैं हमारा सौभाग्य रहा कि वो ऑडिटोरियम का उद्घाटन अभी 1 महीने पहले ही वहाँ हो गया उसका। एंड फर्स्ट ऑडिटोरियम वहाँ पे ऐसा बना कि बच्चों के लिए करीब 1000 बच्चे उसमें आराम से बैठ के उस ऑडिटोरियम का आनंद ले सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द किड्स, यहाँ तक कि उधर के जो लोकल प्रोग्राम्स होंगे आगे चल के, उनके लिए भी ऑडिटोरियम अवेलेबल रहेगा। तो ये चीज़ों से सुकून मिलता है आपको। मैं तो यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आप सक्षम हो, कुछ कर सकते हो, प्लीज सोचो मत, करते चलो। हमारे पास समय किसी के पास नहीं है, हमको ये नहीं पता कब हमारा बुलावा आ जाएगा, लेकिन सामाजिक कार्य के लिए समय मत देखो, आज है आज कर लो। मग तुम्ही हे कला क्षेत्रात आलात, गावासाठी केलं, वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी केलं, पण तुम्ही शॉर्ट फिल्म्स पण ज्या केल्या त्या सगळ्या अतिशय सामाजिक चांगला संदेश देणाऱ्या शॉर्ट फिल्म्स होत्या आणि स्मोकिंगच्या विरोधातल्या अनेक अशा तुमच्या स्मार्ट शॉर्ट फिल्म्स आहेत. मग हे का वाटलं की हे करावं? आणि त्यात अजून एक झालं नंतर स्वच्छ भारत साठी जे एक अँबॅसेडर सारखे नेमलेले होते भारत सरकारने, यू आर वन ऑफ द फेसेस. आई एम अगेन अ कॉमन मैन. हाँ, हु इज हैविंग अनकॉमन ड्रीम्स. शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण जो किया वो बाय डिफॉल्ट हुआ, एक्सीडेंटल हुआ. जरूर कहूंगा, आपने सन जिक्र किया है, स्वच्छ भारत पे एक फिल्म बनाई हमने. हुआ क्या, मैं एक साधारण आदमी तरह एक दिन बंबई से निकल के टुवर्ड्स पुणे जा रहा था. मैं रास्ते में एक फूड कोर्ट आता है टुवर्ड्स खंडाला. आगे गाड़ी रोकी मैंने और बाबूजी थे, माँ थी गाड़ी में, वाइफ और बेटा. उतरे, फूड कोर्ट में हम गए, कुछ लिया लोगों ने, हम वापस बैठे, निकले. माँ को फिर माँ ने अंदर वहाँ कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पी थी. माँ को कुछ भूख लगी आगे, माँ ने कहा मुझे कुछ खिला दे. मेरे पास बनाना केले पड़े थे मेरे पास में. मैंने माँ को केला छील के दिया और माँ को केला खिला दिया और मैंने वो छिलका उठा के बाहर फेंक दिया. सडनली मेरा बेटा मुझे बोलता है, पापा मैं फूड कोर्ट पे कुछ भूल गया हूँ. बोला बेटे गाड़ी काफी आगे आ गई, क्या भूल गए आप? नहीं पापा, मेरे को मेरा शायद आईपैड उधर ही छूट गया है, मुझे वापस गाड़ी लेनी पड़ी. पापा आप वापस गाड़ी घुमाओ. अब एक लाचार बाप क्या करेगा, तो मैंने गाड़ी घुमाई, गया उधर, वो अंदर, वो वापस आया. मैंने क्या हुआ बेटा? हाँ पापा ले लिया मैंने. ठीक है चले आगे. ना चलो पापा. थोड़ी दूर आगे जाता हूँ तो उसने गाड़ी फिर खुआई मेरे से. बोला अब क्या हुआ? नहीं पापा 1 मिनट. ठीक है, वो गाड़ी से उतरता है. आप यकीन मानो
शर्म आती है मुझे बताते हुए आपके सामने कि जो केले का छिलका मैंने खिड़की के बाहर फेंका था, वो केले का छिलका वहां से उठाता है, गाड़ी में एक डिस्पोजेबल बैग पड़ी उसमें रखता है और फिर गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन वो कहीं मेरे दिमाग में एक स्कार छोड़ गई। समझ सकती एक हूँ मैं। बच्चा मेरा जो 11 साल का था उस टाइम, उसने मुझे एजुकेट किया। उसके सामने मैं क्या बोलता, उस समय तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं रात को उसको जरूर बोला, मतलब बेटा थैंक यू सो मच पापा की आपने आंखें खोली आज। यस डैड, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब बेटा ऑलरेडी इतना कचरा है, क्या करेंगे। बोले पापा आप गंदगी का पार्ट क्यों बन रहे हो, हमारी ड्यूटी है हम तो सफाई रखें। मैंने बिल्कुल इस बात को समझा। उस दिन कहीं दिमाग में आया कि इस सोच के साथ वो एक फिल्म बनानी चाहिए। अनिल मुरार का कुछ बोलेगा ना, उसको कोई नहीं सुनेगा। तो हम जितनी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, कुछ बॉलीवुड के फनकार और एक ऊपर वाले का डर, उनको ब्लेंड करके बनाते हैं। ऐसे ही ये जो स्वच्छ भारत पे फिल्म बनी, मैं आभारी हूँ कंगना राणावत जी का, जी, रवि किशन साहब का, ओमकार कपूर का, ईशा कोप्पिकर जी का और अमिताभ बच्चन साहब का, जिनकी वॉइस ओवर थी उसमें, जिन्होंने निस्वार्थ मेरे को इसमें सपोर्ट किया और ये फिल्म बन पाई। बड़ी सटल फिल्म थी। हमने उसको नाम दिया था डोंट लेट हर गो। लेट हर गो। उसमें एक सिंपल सा सिस्टम दिखाया था उसमें। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमको ये सिखाया है, समझाया है कि अगर हम घरों में, दफ्तरों में, हमारे प्रांगण में अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। वही चीज हमने फिल्म में दिखाई। 2-2.5 मिनट की पिक्चर थी, बड़ा वेरी लाउड मैसेज। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि अनिल तुम ये फिल्म्स बनाते हो, इनको कुछ अवार्ड शोज पे दो, यू विल रिसीव अ बिग अवार्ड एंड ऑल दैट। मैं कहता हूँ भाई मैं इसके लिए करता ही नहीं, मैं समाज को जागरूकता फैलाने के लिए काम करता हूँ। और जहाँ तक आप अवार्ड की बात करते हो, मेरा रिवॉर्ड अब मुझे अपने आप मिल गया इस फिल्म का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने इस फिल्म को रिट्वीट किया, तो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है। इसीलिए एक लक्ष्य यही है कि जितनी शॉर्ट फिल्म्स आप बना सकते हो, आई एम पैशनेट अबाउट देम, टुवर्ड्स अ सोशल चेंज आप बनाते चलो एंड लीव इट टू द ऑलमाइटी। भाई आप, मैं बोलता हूँ जितने भी हिट्स उसमें होते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं तो दिमाग में जाएगा कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो चल रहा है, कारवा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तुम्हाला मी सोशल मीडियावरती पण फॉलो करते आणि खूप गोष्टी बघते आणि त्याच्यातनं काही ना काहीतरी मध्येच काहीतरी गमतीच्या गोष्टी पण दिसतात. जसं तुम्ही प्रयागराजला गेलात आणि तिथे नेमकं तुमच्या मनामध्ये ते काय होतं की मी तिथे बसेन आणि तिथे मी विक्री करीन आणि नेमकं काय होतं ते कसं सुचलं? इट वॉज नॉट प्लान्ड. हो, मला एक गोष्ट लक्षात आली, तुम्ही खूप गोष्टी इम्पल्सवर करता. म्हणजे कोणी लोक डोक्याने विचार करतात, कोणी लोक हृदयाने विचार करतात. दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, आप दिल की सुनते हैं या उससे भी ज्यादा इम्पल्स की सुनते हैं कभी-कभी? महाकुंभ जी, तो मेरी धर्मपत्नी संगीता मेरे पीछे पड़ गई थी कि जाना ही है, जाना ही है। हाँ। आप सोचिए इतनी भीड़ थी वहां, करीब करीब 70 करोड़ लोग वहां थे। उस भीड़ में मैं भी एक हिस्सा बना। गए, बिल्कुल महाकुंभ में गए, नमन किया, स्नान किया वहां पर। फिर जब वहां से बाहर आया मैं, तो धर्मपत्नी ने कहा उसको कुछ, जैसे हम दिए जलाते हैं ना, हाँ, उसको वो भी करना है। हाँ, वो दिया करेक्ट। हाँ, तो ठीक है आप कर लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूँ। जब मैं खड़ा था वहां पे, तो मैं वहां पे उन दिनों फुटपाथ पे और पे बहुत दुकानें लगी थी, काफी गरीब फुटपाथ पे कुछ बेच रहे थे। तो मैंने देखा एक लाचार माँ एक बच्चे के साथ बैठी है और वो बच्चा रोए जा रहा है और वो उसको डांटे जा रही है, फटकारे जा रही है। मेरे से रहा नहीं गया, मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा, बोला आप ये कुछ छोटे से अमाउंट जिसको पैसे रखो, बच्चों को कुछ आप चॉकलेट खिला दो या आइसक्रीम खिला दो, वो खुश हो जाएगा। तो आपको मजाक लगता है,
अगर मैं इसके लिए कुछ लेने जाऊंगी या इसको कुछ खिलाऊंगी, इसको संभालूंगी, तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? तो आप बैठ गए। बोला एक काम करो, आप बच्चों के लिए कोई चॉकलेट लेने जाओ, इसको चुप कराओ, उसको दूध पिलाओ, मैं दुकान संभालता हूँ। तो मेरी तरफ ब्लैंक होकर देखने लगी वो। बोला आप भरोसा करो, मैं आपकी दुकान से कुछ गायब नहीं करूंगा, मैं आपकी दुकान बराबर संभालूंगा। मैं बैठ गया वहां पर। बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैं वो जब उनकी बच्चे की माँ बच्चे को लेके आई, करीब करीब पौना घंटे बाद में, मुझे एक डर था मैं कहीं कुछ नुकसान नहीं कर दूं उसका, या कुछ नहीं बेच पाए तो वो अपसेट हो जाएगी मेरे से। लेकिन आशीर्वाद ऊपर वाले का कि मैं उस 1 घंटे के दौरान करीब करीब 4,500 का सामान मैं बेच पाया उसका। अच्छा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक सुकून मिला मुझे कि मैं एक माँ के काम आया। मैं वो पैसे जैसे वो आई, वो मैं बहन ये कुछ पैसे आपके जमा हुए हैं, याद रखिए। शी वॉज स्पीचलेस। बोले सर, मैं अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, मैं मुश्किल से 300 रुपये का सामान बेच पाई थी, और आप 1 घंटे में, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, दुकान आपकी है, सामान आपका है, मैं पैसे आपको संभाला के दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बस वो हो गया। मैं तो कहता हूँ, जैसे आपने मुझे छेड़ दिया इन बातों पे, these small acts they create a bigger impact। खरंच है। आज निस्वार्थ में वहां बैठा था, उस माँ को मैं देख नहीं पाया कि वो जिस तकलीफ में थी, वो बच्चा रो रहा था। अगर मैं उनके काम आ गया तो मेरा क्या बिगड़ गया? हमें ऐसे एक्ट्स, ऐसे जो भी आज से जिंदगी में होते हैं, आजमा लेने चाहिए, कर लेने चाहिए, सो दैट अब आप सोचिए, अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मैं इस चीज का एहसास ही नहीं होता मुझे कि उस दुकान पे बैठने में, सड़क पे बैठने में क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती है एक माँ को या एक आदमी को, एक लाचार को, वो 2 पैसे कमाने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, एक शब्दों में नहीं बयान कर सकता मैं उसको। कधी तुमची पत्नी असं म्हणत नाही की कशाला लष्करच्या भाकरी भाजता? का सवय बोलती झाली? थी, हाँ। कई बार बोलती थी पहले। अब उसको मालूम है ये आदमी सुनने वाला ही नहीं है, तो उसने भी बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन आपको सच कहता हूँ, अगर धर्मपत्नी का साथ नहीं होना तो आदमी नहीं कर पाता है। आज वो भी डटी हुई हैं, लगी हुई हैं, मेरे को हर तरह से सपोर्ट करती हूँ, तो ही मैं जो कुछ भी आज काम कर रहा हूँ उनके भरोसे कर पा रहा हूँ। तुम्ही इतक्या मोठ्या मोठ्या लोकांना भेटता, मग रोशन परिवार असो, अमिताभ बच्चन, लता दीदींच्या घरी जाऊन येणं असो, किंवा अजून अनेक, म्हणजे मोठी यादी आहे खूप, कलाम साहेब, कोणाकडनं काय अशी मोठी सीख मिळाली की तुम्हाला असं वाटतं की हा माझ्या आयुष्यासाठी सगळ्यात मोलाचा, मौल्यवान धडा आहे? बिल्कुल, आप सारे फनकार अपनी जगह अच्छे हैं, कुछ ना कुछ अजूबा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। लेकिन कलाम साहब, मैं जिंदगी में वो मुलाकात कभी नहीं भूलूंगा जब उन्होंने इस छोटे से आदमी का सत्कार किया स्टेज पे बुला के। उन्होंने 2 ही लाइन कही मेरे को, मतलब बेटा, कीप द वर्क गोइंग, यू आर डूइंग ग्रेट, बट मैं चाहूंगा कि अनिल का नाम खाली मुंबई तक सीमित ना रहे, इट शुड बी पैन इंडिया, करते चलो, द वर्ल्ड इज योर्स। तो वो बातें, वो अल्फाज आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं और उन्हीं को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मग आपण ज्या नारायणी धाम मध्ये आता बसलो आहोत, अनेक लोकांनी मिळून हे मोठं काम उभं केलेलं आहे, इथे पण तुम्ही येता, इथे येण्यामध्ये एक काय वेगळी प्रेरणा असते? मंदिर बहुत लोग बनाते हैं, मंदिर की अपनी अपनी जगह है, मंदिर का एक वर्चस्व अपना खुद का है, लेकिन मंदिर के साथ साथ यहाँ का जो ट्रस्ट है वो ये भी कोशिश करता है, एक तो यहाँ पे जितने रेट से बड़े मिनिमम रेट्स हैं, यहाँ का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है, समाज के प्रति, समाज के समर्पित किया हुआ है ये। यहाँ पे मंदिर की देख रेख के बाद में जो पैसे बचते हैं वो भी सारे चैरिटी होते हैं। यहाँ पे जितने हमारे ट्रस्टी हैं
उन्होंने स्कूल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया, म्यूनसिपल स्कूल्स को, उनको रिवैम्प करना शुरू किया, और बिल्कुल मंदिर के प्रांगण से सट के एक फर्स्ट आई हॉस्पिटल बनाया जो मधुसूदन जी झुंझुनवाला जी बाबूजी के नाम से है जी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये बन रहा था तब यहाँ पर कोई भी आई हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ पर ये पहला आई हॉस्पिटल बना लोनावाला में, और आज यहाँ पे काफी कैटरेक्ट सर्जरीज भी हो रही है, काफी मेडिकल कैंप्स भी हो रहे हैं, और रॉक बॉटम प्राइस पे मेडिकल कैंप्स होते हैं, कई बार इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो, एंड इट्स फिनोमिनल। आज जब एक वाकया बताता हूँ आपको, कैटरेक्ट सर्जरी जैसी चीज जो एकदम कॉमन चीज है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट ऑफिस उसको फ्री करके निशुल्क उसकी सर्जरी करवाता है। सोचिए, एक आदमी एकदम आंखों से एकदम ओझल, धुंधलापन, अंधेरा, सडनली उसको एक जहान मिल जाता है, क्या सुकून मिलता है आपको। लाइकवाइज यहाँ पे कैंप होता है जयपुर फुट का। जो लोग कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, वो यहाँ जयपुर फुट लगा के जब चल के जाते हैं, मैं बोलता हूँ उससे बढ़िया नज़ारा कोई नहीं हो सकता है। इस तरीके कई काम आज नारायणी धाम कर रहा है। ट्रस्टीज जिस ईमानदारी से काम करते हैं, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ, और ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि ये काम ऐसे चलता चले। डॉक्टर अनिल मुरारकांना स्वतःला कसं ओळखलं जावं असं वाटते, की माझं नाव असावं तर या पद्धतीचं असावं? सिंपल है मैम, अनिल की कोई वजूद नहीं है। अनिल मीना काशी मुरारका, ये मेरा नाम है, और एक साधारण आदमी हूँ। माँ बाप के नाम की वजह से आज जिंदा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उन दो नामों को मेरी आखिरी सांस तक आगे लेके बढ़ता चलूँ, और जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और आपके माध्यम से लोगों को ये कहना जरूर चाहूँगा कि माँ बाप के चरणों में जो स्वर्ग है वो कहीं नहीं है। तुमच्याशी बोलताना नवीन नवीन खूप गोष्टी नेहमी शिकायला मिळतात। प्रेरणा स्वरूप आप हो, मैं आपसे सीखता हूँ। तुम्ही खूप उदारमतवादी आहात, उदार आहात, म्हणून तुम्ही असं म्हणतात। पण अशी कुठली गोष्ट आयुष्यामध्ये राहील वाटलं की एवढ्या सगळ्या ह्या धकाधकीमध्ये राहून गेली की जी मला करायची वेळ मिळाला तर? मैम, आई कांट बी सब्जेक्टिव टू दैट। क्यों बताऊं आपको? क्योंकि लोग मुझे जब अक्सर पूछते हैं कि भाई अनिल, तेरे जो भी तू एक्टिविटीज कर रहा है आज, तेरे कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो तेरे क्लोज है, या कोई चीज ऐसी जो तू छोड़ पाया है। मैम, हिंदुस्तान इतना बड़ा वतन है, यहाँ करने को बहुत कुछ है। हम करते चलें, बढ़ते चलें, एक जीवन भी अपना कम पड़ेगा आपको। तो मैं ये कहूँ कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें टच कर ली है, काफ़ी कुछ मेरे शायद जहन में कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ टच कर पाया कि नहीं कर पाया। एक चीज़ ज़रूर, अगर मेरी आंखें बंद हो उसके पहले अगर ऐसा कोई समय देख पाऊँ कि मेरे इस देश में कोई भी रात को भूखा ना सोए, वो ज़रूर एक मन में रहेगा मेरे। हो सकेगा मेरी तरफ से तो पहल मैं कर रहा हूँ जो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा वक्त आए जब इस देश को सोने की चिड़िया पहले बुलाया जाता था, आज फिर बुलाया जाए। खूप 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 प्रेरणादायी तुमच्याशी हे संभाषण झालेलं आहे। तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? या कामांपासून ज्यांच्याबद्दल आम्ही बोलत होतो, ही अगदी तोंड ओळख होती या कामांची, तुम्ही कुठली प्रेरणा घेतली, किंवा तुम्हाला यातलं काम कुठलं खास आवडलं, हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तूर्तास मी डॉक्टर अनिलजींसह आपली रजा घेते। धन्यवाद।